नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है क्या लेके आते हैं जो ये गरीबी बनाम अमीरी, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसमें भ्रष्टाचार, अडानी जैसे मुद्दे भी अभी आजकल यकायक एक शांति सी आ गई है उस मोर्चे पर, वो भी बढ़ते दिखेंगे क्या? और ये जो पिछड़े या सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी करने में कामयाब हुई थी, एक लाभार्थी जाति भी बनाई, अब उसमें सेंध मारी की ये कोशिश है, ये चिंता का सबब भी हो सकता है क्या एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, दो बातें हैं इसमें संदीप जी। अभी विपक्षी एकता का गर्भाधान हुआ है और गर्भाधान के बाद 2-3 महीने बहुत सावधानी के साथ रखना पड़ता है। पूरी डॉक्टरी जांच होती है, हर चीज की, खान पान सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो वही स्थिति है शिमला तक कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और शिमला की बैठक में सब एकजुट फिर से हों और फिर नई शेप निकल के आए। तो समय तो है अभी सावधानी का और देखने का। और उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये गरीबी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब पीडीए को आप डिकोड कर सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही होगा। उसमें पेट्रियोटिक भी होगा, प्रोग्रेसिव भी होगा, पिछड़ा भी होगा, दलित भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा, आदिवासी भी होगा, गरीब भी होगा, मंडल भी होगा। तो वो पूरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही होगा। अभी जैसे अभी आंकड़ों की बात हो रही थी, यशवंत जी ने कहा कि स्टालिन जो है उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे, या ममता बनर्जी बिहार में, वहाँ उड़ीसा में क्या कर लेंगी, या तमिलनाडु में क्या कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सब अपने अपने राज्यों में है। लेकिन जब एक साथ आते हैं तो एक अवधारणा बनती है, एक परसेप्शन बनता है पूरे देश में कि ये एक ऐसा महामोर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है, जो जीत करके आगे भी आ सकता है। तो जो नीचे जो भाजपा विरोधी वोटर है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे बीएसपी का हो, जिसका भी हो, उसका फिर मूवमेंट शुरू होता है इसकी तरफ। और अगर अलग अलग लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं तो वो अवधारणा नहीं बनती है। तो ममता बनर्जी भले तमिलनाडु में कुछ ना कर पाए, लेकिन तमिलनाडु के वोटर को गैल्वनाइज करने में ये परसेप्शन काम करता है। जो स्टालिन को अगर मान लीजिए कुछ थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो पूरी हो जाएगी कि ये महागठबंधन बनता है। वही स्थिति बिहार में होगी, वही महाराष्ट्र में होगी और वही उन कांग्रेस शासित राज्यों में होगी। अकेले कांग्रेस अगर लड़ रही होगी तो 2019 की तरह भाई कितनी जीत लेगी? 53 से 70 आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी। अगर सारी की सारी जीत ले तब भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये अवधारणा बनती है तो वोटर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब बड़ा अलायंस होता है और सब एक भाषा बोलते हैं, सब एक दूसरे के राज्य में प्रचार के लिए भी सांकेतिक रूप से जाते हैं, तो इसका एक असर पड़ता है। पर उसमें चेहरे की दरकार हो जाती है क्या? प्रेसिडेंशियल फॉर्म इलेक्शंस कन्वर्ट करने में बीजेपी कामयाब हो गई है और वो सवाल यही पूछते हैं। देखिए, स्मृति ईरानी भी कहती है कांग्रेस अकेले मोदी को नहीं हरा सकती, तो मोदी हमारे पास, मोदी आपके पास कौन? नहीं, ये बात ठीक है, एक चेहरे की दरकार, बीजेपी तो हमेशा चेहरे पर चुनौती देगी। लेकिन आप देखिए कि अगर विपक्षी दल मुद्दों को चेहरे पर हावी करा ले जाते हैं तो फिर चेहरा लोग भूल जाते हैं। और इसमें कांग्रेस पर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि कितनी दरियादिली दिखाती है। जो बड़ा दल होगा उसके पास ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी, नंबर 1। और कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि जिन राज्यों में वो शून्य की स्थिति में है या शून्य के आसपास है, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 सीटें लड़के सारी सीटें हार जाए या 2 सीटें जीते, या गठबंधन में 10 सीटें लड़के 5 सीटें जीते, उसको तय करना है 5 जीतने हैं या शून्य पे आना है। तो राजनीतिक व्यवहारिकता कौन कितनी दिखाता है? ये राजनीतिक व्यवहारिकता भी है और ये दरियादिली भी आप इसको कह सकते हैं कि साहब हमारा दावा तो 80 पे था लेकिन हम 10 पे ही मान गए, तो लीजिए अखिलेश जी अब हमारे साथ आप लड़िए। तो ये व्यवहारिकता भी है कि आप तो व्यवहारिकता तो अध्यादेश इतनी बड़ी लड़ाई या नाक की लड़ाई क्यों बनता जा रहा है? व्यवहारिकता वहां अपने आप में सिमटती दिखती नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी की जो अव्यवहारिकता है उसके कारण वो अध्यादेश नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। वरना ये बात तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती बीजेपी का समर्थन करने का उसमें। ये तो समझ में आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और ये बात बजाय उसको मतलब मुद्दा बना देने के कि बैठक तभी होगी जब हम इस पर कांग्रेस स्टैंड स्पष्ट करे, उसको बेहतर तरीके से वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो एक अलग मुद्दा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो देवरानी जेठानी वाला ऐसा झगड़ा है कि उसको सुलटाना थोड़ा आसान नहीं है। उसके लिए किसी बड़ी समझदार सास की जरूरत पड़ेगी जो सास की भूमिका में दोनों को एक साथ बिठा सके। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को भी क्या है, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी साथ में आ भी गई तो मेरी कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा ये क्या मतलब है? बोले मतलब क्या है, वो पंजाब और दिल्ली 2 जगह वो रायता फैला सकते हैं। तो ठीक है, दिल्ली हम 2019 में लड़े थे, हमसे हर जगह पीछे थे, और पंजाब में हमारे 9 सांसद जीत के आए हैं, तो हम वहां फिर लड़ लेंगे,
सरकार उनकी बन गई अलग बात है, उनका तो एक ही सांसद है, तो इसलिए उनका कहना वो भी उपचुनाव में, वो भी उपचुनाव में, वो भी पहला उपचुनाव तो हार ही गई थी, वो भगवंत मान अपनी सीट हार गए थे संगरूर की जब लोकसभा का। तो उनका ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का, आ जाए तो ठीक है, परसेप्शन अच्छा रहेगा, हम समझौता कर लेंगे, लेकिन अगर वो रूठे रहते हैं फूफा की तरह तो ना आए, बारात तो फिर भी चलेगी, बारात तो फिर भी जाएगी, फूफा आए या ना आए, वो उस भाव में है कांग्रेस। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा जो बार बार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बयान आ रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि उन्होंने चाय पीने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि अब चलिए फिर भी नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं ये खींच भी दिखाती है इस बात की। अभय दुबे, जो आपने पहले भी 23 तारीख को भी आप मेरे साथ थे, आज भी हैं, आपने कहा कि ये पहला कदम है, अभी बहुत उलझने हैं जिन्हें सुलझाने की दरकार है। उस उलझन में सबसे बड़ा जो एक पेच है, संयोजक कौन होगा, अगुवाई कौन करेगा? क्या आपको लगता है इसका फैसला 10 या 12 जुलाई तक शिमला की बैठक से पहले हो जाएगा? देखिए, ये जहां तक संयोजक का सवाल है, उसके लिए अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव कर दूंगा, और नीतीश कुमार पहले से ही इस पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको नीतीश कुमार के नाम और उनकी गतिविधियों के ऊपर कोई आपत्ति हो। और इसीलिए पटना में ये पहला कार्यक्रम भी रखा गया। वो इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार की भूमिका इस पूरे कार्यक्रम में एक व्यक्ति के तौर पर एंकर की है। मेरा कहना है व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार की भूमिका एंकर की है, और पार्टी के तौर पर इसमें कांग्रेस की भूमिका एंकर की होनी चाहिए। अब कांग्रेस की भूमिका एंकर की होगी कि नहीं होगी, ये आगे भविष्य बताएगा, क्योंकि ये कांग्रेस को तय करना होगा कि ये लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता करनी है या अपनी पंजाब की इकाई और दिल्ली की इकाई के नेताओं से पूछ के विपक्षी एकता करनी है। ये कांग्रेस को तय करना होगा। तो ये एक समस्या है, जिसका समस्या का फैसला, जितनी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर है पाले के इधर, उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ भी है कि वो भी ये तय करें, क्योंकि जो अध्यादेश वाला मसला है वो केवल आम आदमी पार्टी का निजी मसला नहीं है, वो तो किसी चुनी हुई सरकार के अधिकारों का सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं चुनाव जीतेगी, कोई और चुनाव जीतेगा, तो वो पार्टी उन अधिकारों का उपभोग करेगी। और एक जमाने में शीला दीक्षित इस तरह के अधिकारों का उपभोग करती थी। तो ये मसला इस हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मामला दोनों तरफ का है। और जहां तक मैं तो ये मानता हूं कि ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली साबित हो सकती है कि जब तेलंगाना का चुनाव पूरा हो जाएगा तो चंद्रशेखर राव भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव का नतीजा कोई भी हो, चंद्रशेखर राव चुनाव जीतते हैं हारते हैं, दोनों ही सूरतों में लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस विपक्षी एकता की प्रक्रिया में शामिल होना उनके लिए मुफीद होगा। तो मतलब आप इस ओर इशारा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जो ये कुनबा अब बनता दिख रहा है, एक यथार्थ जो होता दिख रहा है, वो राजनीतिक स्वार्थ की बात तो स्मृति ईरानी कर रही हैं। कुनबे के लिहाज से भी देखें, क्या एक संदेश ये भी अब आने वाले दिनों में पकड़ने की जरूरत है कि विपक्ष का कुनबा बड़ा होता जा रहा है और एनडीए का कुनबा सिमटता जा रहा है। बीजेपी का कद बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन कुनबा सिमट रहा है। एक तरह से राजनीतिक तौर पर छूने में अब गुरेज करने लगे हैं क्या बहुत सारे दल बीजेपी को? यह समस्या है क्या बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि संघवाद के सवाल पर और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में राजनीतिक सुलूक के सवाल पर उसमें और उस कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जब कांग्रेस ये सब काम किया करती थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी और उसका वर्चस्व था, जब वो केंद्र में बार बार सत्ता में आती थी, उस वक्त वो क्षेत्रीय शक्तियों को अपने सेंगट्टे पर अपने ठेंगे पर रखती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद में यही किया है। तो सबको लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी उस जमाने की कांग्रेस की तरह आचरण कर रही है, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी से दूर का ही रिश्ता बना के रखेंगी, क्योंकि उसमें नजदीक आने की, यहां तक कि आप देखिए ना, जो दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में थी, वो भी धीरे धीरे करके भाजपा से दूर हो गई। अब भाजपा फिर से उनको लाने की कोशिश कर रही है, ये अलग बात है। और मैं विनोद जी की इस बात से सहमत हूं कि जब एक बार सब लोगों को दिखाई पड़ेगा कि एक विपक्षी एकता बन रही है, भाजपा के 300 साढ़े 300 उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करने की योजना पर काम हो रहा है और वो साकार होते हुए दिखेगा, तब देश में एक इस तरह का माहौल बनेगा कि राज्यों के स्तर पर जो लोकसभा का वोटर है, देखिए आजकल स्प्लिट वोटर की परिघटना है,
वोटर लोकसभा में उसको वोट देना चाहता है जिसको जिसकी जिसकी कुव्वत दिखाई पड़ रही हो कि दिल्ली में हुकूमत करने की है। अगर विपक्षी एकता बनेगी तो ऐसा एक नजारा दिखाई पड़ सकता है वोटर को कि वो भारतीय जनता पार्टी की जगह लेने के लिए एक दूसरी ताकत तैयार हो रही है। तब ये केवल अंकगणित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें केमिस्ट्री का भी योगदान होगा। संजय, आपका क्या टेक है जो विश्लेषण अभी अभय ने किया? नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूं कि देखिए, बार बार इस बात की चर्चा होती है कि 2019 में क्या हुआ, बीएसपी एसपी साथ आए फिर भी क्या हुआ, कर्नाटक का उदाहरण दिया जाता है और ऐसे और भी राज्यों का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन 2019 और 2024 में माहौल में परिवर्तन है। 2019 बार बार इसका जिक्र हो रहा है, पुलवामा बालाकोट के बैकड्रॉप पे हो रहा था। आज की स्थिति काफ़ी अलग दिखाई पड़ती है, कम से कम अगर बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों की बात करें तो विपक्षी पार्टियां जब एक साथ आएंगी तो अंकगणित तो जो है सो है। हो सकता है अंकगणित अगर अभी आप उनको जोड़ें तो अखबार पे पेपर पे बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़े। हो सकता है ऐसा लगे कि आने के साथ भी, जैसा अंकगणित मैंने कल परसों किया और ये देखा कि अगर जो 2019 में जिस तरह से हर अलग अलग पार्टियों को जितना वोट मिला, अगर 2024 में भी उतना ही वोट सारी पार्टियों को मिले और नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 की पार्टी भी एक साथ अगर आ जाते तो भी बीजेपी की सीटें 2040 के आसपास ही बनी रहेंगी। लेकिन वो अंकगणित है। लेकिन जिसका जिक्र अभय जी कर रहे थे, एक बार सारी पार्टियां जब एक साथ आने की कोशिश करेंगी तो एक माहौल बनेगा और उस माहौल पे से जो फ्रिंज वोटर होते हैं, जो बीजेपी से थोड़े नाराज तो हैं, नाराज ना भी कहें तो कहें उनका मोह भंग हुआ है, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है विपक्षी पार्टियों में। ऐसे वोटरों का जो बहाव है वो बीजेपी से विपक्षी पार्टियों की तरफ, चाहे वो बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, अलग अलग राज्यों में वो ढलान ऐसा दिखाई पड़ेगा। हो सकता है। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा विपक्षी पार्टियों को आने यशवंत देशमुख, हम जब 2019 की बात करते हैं, देखिए माहौल की 2018 में जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दरअसल कांग्रेस ने जीते, पर जब 2019 के चुनाव आए तो 25 की 25 राजस्थान में बीजेपी जीत गई, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, 11 में से 10 छत्तीसगढ़ में, तो वो मिलान नहीं था। पर जो अभी संजय कह रहे थे कि जो राजनीतिक माहौल 2019 का था, भाई कुछ नाराजगी रही होगी बीजेपी से कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको हरा दिया इन 3 राज्यों में, पर 2019 में लोकसभा में आप जीत गए, तो वो 18-19 से अलहदा है क्या माहौल जो तैयार होता दिख रहा है? और उसमें कि भाई विधानसभा के नतीजे लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो बात नेसेसरीली क्या अप्लाई इस बार भी होती दिखेगी? एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे। संदीप, बहुत क्विकली मैं केवल आंकड़ों की बात कर सकता हूं और आप इस बात का तो क्रेडिट दे ही सकते हैं कि 18 महीने से अकेले मैं चिल्ला रहा था कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार जा रही है। उसके पहले जब बंगाल के चुनाव थे तब भी 18 महीने से लगातार मैं ही चिल्ला रहा था कि ममता बनर्जी स्वीप कर रही है बंगाल। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उस पूरे ट्रैकर में हम लगातार साथ में लोगों से ये भी पूछ रहे थे कि आज लोकसभा चुनाव होगा तो आप किसको वोट देंगे। मैं कर्नाटक के आंकड़ों के ऊपर केवल जा रहा हूं। इसी विधानसभा चुनाव में उन्हीं लोगों से जब हमने पूछा कि आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे अगर आज चुनाव होता है, तो जो कांग्रेस की 5% की इधर की लीड थी, 10% की लीड थी, वो उल्टी साइड में कन्वर्ट हो रही थी। यानी करीब करीब 15% का गैप बन रहा था। मैं बहुत संक्षेप में केवल ये कहना चाहता हूं कि अंत में घूम फिर के सारी चीजों में आप ये पाएंगे कि मुकाबला अंत में घूम फिर के वो 200 सीटों पे ही आएगा कि बीजेपी मेजॉरिटी पार करती है या नहीं करती है। वो 178 बोले, 182 बोले, मैं राउंड फिगर में 200 बोल रहा हूं दर्शकों की सुविधा के लिए। एक बात और महत्वपूर्ण संदीप मैं आकर्षित कर, सारे वरिष्ठ हैं मेरे, मैं इस बात को जानता हूं। अभय जी ने बोला जो माहौल बनेगा, अभय जी मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं, थोड़ा असहमत। असहमत इस बात का जरूर हूं कि माहौल बनेगा। थोड़ी असहमति नहीं कहना चाहिए, एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि 77 या 67 या 89 के समय विपक्ष का जो जमावड़ा था और जिस मुद्दे पे जिस तरीके का जितना बड़ा जमावड़ा था, उस जमावड़े में बदलाव की एक लहर थी, बदलाव की एक मंशा थी। लेकिन 96 से 99 के बीच के जो सो कॉल्ड अपोजिशन अलायंसेस की जो बानमती का कुनबा जुड़ा, उसके बाद से इस देश में
गठबंधन की उलट पलट वाली सरकारों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच नहीं बची। गठबंधन की सरकार अब 2009 में तभी उस तरह से अच्छा मैंडेट मिला जब कांग्रेस खुद 200 सीटों को पार करने की हैसियत में आ गई थी। तो ये भी एक बार हमको लगता है तो ये एक बड़ा जो आप पॉइंट